नमस्कार, मनी नाइन की इस खास पेशकश इकोनॉमिकम में आप सभी का स्वागत है। अर्थात की नई किस्त लेकर के मनी नाइन के संपादक अंशुमान तिवारी जी स्टूडियो पहुंच चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आगे कार्यक्रम में बढ़ें उससे पहले बताते हैं कि इकोनॉमिकम कैसे आगे बढ़ेगा। सबसे पहले अर्थात पर बातचीत करेंगे और अर्थात का विषय काफ़ी आज इस बार का दिलचस्प होने वाला है। इसके बाद आपके जो प्रश्न भेजे गए हैं उन प्रश्नों के उत्तर लेंगे। इसके साथ साथ इनकम की बात में समझेंगे अंशुमान जी से कि अभी जो है निवेश कहाँ करना चाहिए। और सबसे आखिर में हम जानेंगे कौन सी वेब सीरीज़ या कोई पुस्तक अंशुमान जी जो है रिकमेंड करना चाहेंगे। लेकिन लौटते हैं अर्थात के विषय पर। इस बार का अर्थात का विषय बिल्कुल ताज़ा घटना पर आधारित है। दरअसल बात उस समय की है जब भारत विश्व कप के फाइनल में पहुँच चुका था। 5 राज्यों में चुनाव की रणभेरी बज चुकी थी। दिल्ली में प्रदूषण से लोगों का जीना मुहाल हो रहा था। ऐसे माहौल में अंशुमान जी की मुलाकात जोशी जी से हो गई। अब अंशुमान सर से ही जानते हैं कि उनकी क्या कुछ बातचीत हुई जोशी जी से। हाँ, आज इस बार का वाकया थोड़ा ज़्यादा गंभीर और चिंताजनक है और ये प्रसंग ऐसे ही एक चर्चा से शुरू हुआ जो हमारे आसपास का घटनाक्रम था। पिछले 15 दिन में विपुल जी 3 बड़ी घटनाओं ने हमें प्रभावित किया हमारे आसपास, और उन तीनों घटनाओं का हमारी ज़िंदगी से गहरा नाता था। एक हमें प्रभावित किया क्रिकेट के वर्ल्ड कप ने, दूसरा प्रभावित किया चुनावों ने जो कि हमारे आसपास है, और तीसरा दिल्ली और दिल्ली के आसपास का जो पूरा रीजन था। इस रीजन में धुएँ ने जो स्थिति वो आज भी बनी हुई है जब हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। 23 तारीख को इस शो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसे में एक जगह जाना हुआ किसी प्रसंग से। एक जोशी जी थे तो उनसे ऐसे ही चर्चा शुरू हुई। तो वो बहुआयामी चीज़ों पर, जैसे भारतीय मध्य वर्ग के लोग बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा करते हैं, वैसे वो चर्चा कर रहे थे। पहले तो भारतीय टीम की क्रिकेट की हार पर थोड़ा मायूस, थोड़ा उदास, थोड़ा तकनीकी विशेषज्ञ, थोड़ा टॉस ने ऐसा किया, भारत को ऐसा करना चाहिए था, ओवर कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस, ये बातें करते रहे। फिर वो चुनाव पर आ गए कि चलिए अभी तो ख़त्म हुआ, अब तो चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के नतीजों का इंतजार होगा। देखिए, महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में वोटिंग हो गई, राजस्थान में होने वाली है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई चुनावों में तो तरह तरीके की गारंटी दी जा रही हैं दोनों तरफ से, सत्ता पक्ष से भी और विपक्ष से भी, जो मौजूदा सरकार है उनकी तरफ से। मैंने हल्के में लाइटली उनसे पूछा कि ये बताइए कि सरकार और विपक्ष के जो भी महापुरुष चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने जो किस्म किस्म की गारंटी आपको दे रहे हैं, उसमें किसी ने आपकी सांस की आबोहवा दुरुस्त करने की गारंटी दी? जो आप ये महसूस कर रहे हैं, झेल रहे हैं अपने भीतर चारों तरफ, जो आपकी उम्र कम कर रही है, जो धुआं और प्रदूषण आप झेलते हैं हर साल, उसे कम करने की गारंटी दी? कोई कुछ बोला नेता किसी मंच से, कहीं किसी ने कुछ कहा? जोशी जी थोड़ा हचकचा गए क्योंकि इस चर्चा की उन्हें उम्मीद नहीं थी। तो उन्होंने थोड़ा कुर्सी पे पहलू बदला। तो उनकी बेटी बाहर से आई थी, वो तत्काल बोल उठी कि बुरी तरह दम घुट रहा है बाहर। दिल्ली से बिहार तक एनसीआर के इलाके में जो धुआं फैला है उससे लोगों की ज़िंदगी में 12 साल कम हो रहे हैं। ये आंकड़ा सामने आया। तो मैंने जोशी से पूछा, मैंने आपकी उम्र कितनी है, कुछ हिसाब लगाया आपने? जोशी जी थोड़ा बोले कि अब नेताओं का क्या ही बोलें, क्या कहें, कौन यहाँ सुन रहा है इधर। मैंने 2 एयर प्यूरीफायर ले लिए हैं, घर के भीतर का AQI ठीक है। तो मैंने कहा, इस बेटी का क्या जो रोज़ बाहर जाती है, ये भी तो उतना धुआं पी रही है, और उन लाखों लोगों, करोड़ों लोगों का क्या जिनके पास तो मास्क भी नहीं है एयर प्यूरीफायर तो छोड़ दीजिए, उन लोगों का क्या होगा? तो जोशी जी बोले कि अब हम करें भी क्या, और फिर वो वापस टीवी की तरफ मुड़ने लगे। सर, ये जो टीवी की तरफ मुड़ने लगे तो उसके आगे की बातचीत कैसे बढ़ी? क्या जोशी जी को आपने कुछ और कहा या फिर वो टीवी देखने लगे? जोशी जी अब चर्चा तो शुरू हो गई थी, तो जोशी जी उस चर्चा का हिस्सा थे। तो मैंने कहा कि सुनिए, हम आपको एक बड़ा ऐतिहासिक वाकया सुनाते हैं, किस्सा सुनाते हैं। आपको इस किस्से को सुनते हुए हाल में जो पर्यावरण की आपदाएं आपके आसपास आ रही हैं, जिसमें दिल्ली का धुआं है, उत्तराखंड और हिमाचल की बाढ़ है, सिक्किम की तबाही है, इसे देखिए, ध्यान में रखिएगा। तो जोशी जी थोड़ा उत्सुक दिखाई दिए क्योंकि उन्हें लगा कि हम कोई दूसरी तरफ बात ले जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि 1969 में एक हादसा हुआ अमेरिका में, सेंटा बारबरा के कोस्ट पर, सेंटा बारबरा के तट पर यूनियन ऑयल की एक रिग थी, उससे करीब 1 लाख बैरल कच्चा तेल समुद्र में फैल गया। ऑयल स्पिल जिसको कहते हैं, उस रिग से तेल निकला और समुद्र में फैल गया। करीब 56 किलोमीटर इलाके तक तेल की चादर बिछ गई। इस इलाके में जीव और पौधों का विनाश हुआ। बड़ी भयानक सी चिंताजनक तस्वीरें आईं।
इसी साल क्या हुआ अमेरिका में कि ओहायो की एक नदी है, उसका नाम है कुआहोगा, उसमें इतना पॉल्यूशन था कि आग लग गई नदी के अंदर पानी में, क्योंकि पानी में जहरीले पदार्थ तैर रहे थे। इधर अमेरिका में न्यूयॉर्क की एक लव कैनाल है, उसके आसपास इतना प्रदूषण था कि लोगों को गंभीर बीमारियां हो रही थी। ये भी खबरें अमेरिका के अखबारों में सुर्खियां बन रही थी। ये बात 1969-70 के आसपास की है। इधर एक किताब थी जिसने अमेरिका में काफ़ी तहलका मचाया उस दौरान। उस किताब का नाम था साइलेंट स्प्रिंग। ये किताब राचल कार्लसन ने लिखी थी और इस किताब ने बताया था कि अमेरिकी खेती में किस तरह से पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से लोग बीमार हो रहे हैं। और यही वो किताब थी जिस किताब के बाद अमेरिका ने डीडीटी के इस्तेमाल पर रोक लगाई थी, अगर आपको 70-75 के दशकों का याद हो। और उसके बाद फिर भारत में भी डीडीटी के इस्तेमाल पर, पूरी दुनिया में डीडीटी के इस्तेमाल पर रोक हुई। एक दौर था जब भारत में डीडीटी को सबसे आसान कीटनाशक समझा जाता था, घरों में भी छिड़का जाता था, मच्छर मारने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो उसके रोक लगाने के लिए मजबूर हुई, फिर पूरी दुनिया में रोक लगाया गया। ये सब चल रहा था। इस दौरान विस्कोसिन के एक सीनेटर थे गेलार्ड नेल्सन, उन्होंने एक बड़ा कैंपेन शुरू किया। इस कैंपेन के कारण 22 अप्रैल 1970 को अमेरिका में 2 लाख लोग सड़क पर आ गए, एक साथ 2 लाख लोग सड़क पर आ गए। और अब यहाँ से ये बात जो आपको ये पूरा किस्सा जिस पृष्ठभूमि में आता है, और इस शब्द का नाम आपने सुना होगा, ये 22 अप्रैल ही दुनिया का पहला अर्थ डे था। इस अर्थ डे को आप याद करते हैं, 22 अप्रैल 1970 का दिन था। यहाँ से अमेरिका में ग्रीन पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है, यूरोप में भी ग्रीन पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है। पहली बार अमेरिका के राजनेताओं ने अपनी राजनीतिक विचारधाराओं और धारणाओं से अलग हटकर लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए पर्यावरण की राजनीति शुरू की। आंदोलन काफ़ी बड़ा था। अमेरिका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में के राष्ट्रपति हिल गए, थरथरा गए। निक्सन उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। और इसका असर हुआ कि अमेरिका में हवा, पानी और पर्यावरण और प्रदूषण से बचाने के कानूनों की शुरुआत होती है और सबसे सख्त कानून यहाँ से बनना शुरू हुए। सर, लेकिन यहाँ पे भारत में कभी भी ग्रीन पॉलिटिक्स चुनाव का मुद्दा क्यों नहीं बनती है, क्या वजह मानते हैं आप? हाँ, यही बात मैंने जोशी जी से पूछी। जोशी जी भी मध्यवर्गीय बात करने वाले बातूनी लोगों की तरह से हैं, जिनको कि हम आर्गुमेंटेटिव इंडियन कहते हैं। तो उनके पास भी अपने संस्मरण थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई, धुआं हमें भी मार रहा है, हमारी ज़िंदगी कम कर रहा है, चारों तरफ इतनी ख़राब स्थिति है, भारत की ग्रीन पॉलिटिक्स कहाँ है, जिसके बारे में आप दिन भर चर्चा करते हैं, चुनाव में कौन जीतेगा, वोट किसको दिया जाए, किसकी सरकार अच्छी थी, यहाँ कहाँ ग्रीन पॉलिटिक्स है? मैंने पूछा जोशी जी से, मैंने कहा आपकी उम्र कम करने वाले धुएं से भारत की राजनीति को कोई फ़र्क पड़ता है क्या? और वो फ़र्क तो उन्होंने, वास्तव सी बात थी, उन्होंने इनकार में सर हिलाया, कहा कि मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो अभी तक नहीं सुना। अब वो बहस में थोड़ा शामिल हुए। तो मैंने कहा कि वजह इसलिए है कि भारत की सियासत ना तो दूरदर्शी है और ना सरकारें आधुनिक हैं, उन्हें और ना ही उन्हें इस बात की बहुत फिक्र है। आपने आज तक किसी चुनाव घोषणा पत्र में पर्यावरण सुरक्षित करने के वादे नहीं सुने होंगे। तमाम गारंटियां और तमाम वादे किए जाते हैं। देर रात तक संसद चलती है, बहस करते हैं, टीवी चैनलों पर बहसों का स्तर कहीं भी चला जाता है। लेकिन आप किसी भी टीवी चैनल पर, किसी भी संसद के किसी भी मंच पर जो हमें मौसम मार रहा है, जो आसपास की हवा हमें मार रही है, इस पर कोई गंभीर बहस, कोई चर्चा सुनते हैं? ग्रीन पॉलिटिक्स तो यही है, इसी से चीज़ें निकलती हैं। अगर आप दुनिया में भारत के संसद की बहसों का स्तर देख लीजिए तो आपको दिखाई देगा कि भारत में के नेता कितने आधुनिक हैं। आश्चर्य की बात यह है कि भारत में ग्रीन पॉलिटिक्स तो मुख्यधारा में आज से करीब 1.5 दशक पहले आ जानी चाहिए थी, क्योंकि आज से 10-12 साल पहले से भारत में मौसम का मिजाज इतना ख़राब हो चुका था कि वो जानलेवा होने लगा था। बाढ़, प्रदूषण, ये सारी चीज़ें 10 से 12 साल पहले, 15 साल पहले से आना शुरू हो गई थी। अब हर साल दम घुटता है, हर साल पहाड़ फटते हैं, हर साल बाढ़ आती है, शहरों को खा जाती है। और हमारी सियासी बहसों में पर्यावरण और इसकी चिंताओं का कोई जिक्र नहीं होता। ये बात आदर्शवादी नहीं है, बात काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन पर आप नीति बनाने की जिम्मेदारी देते हैं, जब उनके माइंडसेट, उनके सोच में ही ये तकलीफ नहीं है, तो आप नतीजे और नीतियों की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? 1970 में अमेरिका में पर्यावरण की नई राजनीति आई थी, जिसका जिक्र हमने आपसे किया, और इसके बाद सरकारों ने एक
मुश्त कानून बनाए और बेहद सख्त कानून बनाकर पर्यावरण पर चिंता शुरू हुई। यही वो दौर था जब ऑस्ट्रेलिया में ग्रीन पार्टियां उभरना शुरू हुई। इसके बाद यूरोप में क्या हुआ जो जानना ज़रूरी है। यूरोप में ग्रीन पार्टीज़ ने जो वामपंथी दल थे उनकी जगह ले ली। जो वहाँ की लेफ़्ट पार्टीज़ थी उन्होंने स्पेस खाली किया, क्योंकि लेफ़्ट मूवमेंट का या वामपंथी राजनीति का अपना एक रेलेवेंस था जो ख़त्म हुआ, और उनकी जगह जो नई राजनीतिक दल आए उन्होंने पर्यावरण सुरक्षित करने की बाकी चीज़ों की बात की। 1980 के दशक में जर्मनी में एक पार्टी उभरी जिसका नाम था द ग्रीन्स, जिन्हें चुनाव में बड़ी सफलता मिली। 1990 तक स्थिति ये हो गई कि जो पर्यावरण संबंधी चिंताएं थीं वो राजनीति की मुख्य धारा में आ गई, और इसलिए कई बार ऐसा कहा जाता है, भारत में भी तमाम लोग ये कहते हैं कि जो ग्रीन पार्टीज़ हैं वो अतिवादी हैं, लेफ्टिस्ट हैं, वो विकास को रोकने की कोशिश करती हैं। लेकिन फिनलैंड में, बेल्जियम में, जर्मनी में इन पार्टीज़ को चुनाव में सफलता मिलती है, चुनाव जीतती हैं। और सिर्फ इन्हीं का असर है विपुल जी कि 1980-90 के बाद पूरी दुनिया में पर्यावरण पर चर्चाएँ शुरू हुई, फैसले होना शुरू हुए, सहमति बनी, जिन सहमतियों का भारत भी हिस्सा है। भारत की कोई भी सरकार हो उसका हिस्सा है। ग्रीन टैक्स लगाने की बात शुरू हुई, शहरों में कंजेशन रोकने के लिए कंजेशन टैक्स लगाए गए, डीकार्बनाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, कार्बन बंद करने की व्यवस्था शुरू हुई। और आज स्थिति ये है कि यूरोप थोड़ा ज़्यादा आगे निकल गया। पर्यावरण को सुरक्षित करने के, ठीक करने के कानून व्यवस्थाएं यूरोप में इवन अमेरिका से ज़्यादा आधुनिक है, अमेरिका से ज़्यादा बेहतर है। और यूरोप अगर आज कार्बन टैक्स लगाकर पूरी दुनिया को ये बता रहा है कि कार्बन का उत्सर्जन कम किया जाना है, जिस पर हम विस्तार से एक पूरा इकोनॉमिकम का एपिसोड कर चुके हैं, तो उसकी वजह यह है कि अमेरिका की ग्रीन पॉलिटिक्स वहाँ की मुख्यधारा में आ गई है। अब भारत की सियासत कितनी दकियानूसी, इसका अंदाजे से देखिए। हम एक तरफ दुनिया में पर्यावरण संधियों पर दस्तखत करते हैं, हमारे देश के नेता उन संधियों में के मंचों पर जाके फ़ोटो खिंचवाते हैं, बात करते हैं और बताते हैं। लेकिन जब हम भारत में आते हैं तो हम नए इलेक्ट्रिसिटी प्लांट में कोयले पर बनने वाली बिजली का लक्ष्य बढ़ा देते हैं, कोयला संयंत्रों के लिए सस्ते कर्ज देने की बात करते हैं। और यही वो ग्रीन पॉलिटिक्स की नामौजूदगी का, या भारत की जो ग्रीन पॉलिटिक्स उसकी नामौजूदगी का असर है कि फैसले इस तरह से होते हैं। सर, लेकिन आपने तमाम देशों का जिक्र किया, अमेरिका, यूरोप, बेल्जियम, जर्मनी, चीन का जिक्र आपने नहीं किया। लेकिन और हमने तो देखा है लोग साइकिलों पर पैदल चलते हुए मास्क लगाते हुए तस्वीरें 1990 के दशक में, 2000 के दशक में। विपुल जी, आपका सवाल बिल्कुल स्वाभाविक है। यही बात मुझसे जोशी जी ने पूछी और मुझे पता था कि जोशी जी चीन जरूर पूछेंगे, कि उनका कहना था, क्योंकि प्रदूषण के मामले में हमें जब हम अपनी दशा देखते हैं तो हमें चीन भी याद आता है कि चीन में प्रदूषण की यही स्थिति थी। और चीन में दम घुटने की खबरें, चीन में मास्क की फ़ोटोज़ जिनका आपने जिक्र किया, पूरी दुनिया के मुख्य प्रश्नों पर थी। और जोशी जी ने भी बात मुझसे कही कि तो पूरी एशिया की समस्या, चीन को देखिए कितने लोग वहाँ बीमार हैं, चीन का प्रदूषण की कितनी खराब स्थिति, चीन पे कोई सवाल क्यों नहीं उठाता, भारत की ग्रीन पॉलिटिक्स की बात की जाती है। मैंने कहा कि अब चीन की बात निकली तो फिर थोड़ा इसे दूर तक ले जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आप आश्चर्य करेंगे कि पिछले एक दशक में चीन प्रदूषण पर नियंत्रण और एक हद तक जीत, पूरी जीत तो नहीं लेकिन एक हद तक जीत की कहानी बन चुका है। आज चीन ने पिछले 7-8 सालों में प्रदूषण से जैसे लड़ाई लड़ी है, उसे यूनाइटेड नेशंस के शोध पत्रों में प्रकाशित होती है, लैंसेट जैसी दुनिया की जो प्रमुख मैगजीन्स हैं उसको रिसर्च करती हैं। और कैसे होता है, इसलिए ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि आप भारत के आसपास जो आप भारत में दिल्ली के आसपास जो परिस्थिति देख रहे हैं उसे दूर करना कोई बहुत बड़ी कठिन बात नहीं है। चीन ने कैसे किया है जानना ज़रूरी है। अब दुनिया के विश्वविद्यालयों में प्रदूषण के खिलाफ चीन की जो लड़ाई थी उसके नतीजों की एनालिसिस की जा रही है और उन्हें पढ़ाया जा रहा है। ये बात बिल्कुल सही है कि 2012-13 का चीन बेहद खतरनाक था प्रदूषण की दृष्टि से। लोग मास्क लगाकर सड़कों पर निकलते थे, पूरी दुनिया में चीन की तमाम किरकिरी हुई थी, लोगों ने जाना बंद कर दिया था। जिन दृश्यों का जिक्र आप कर रहे हैं, साइकिल पर लोग मास्क लगाए हुए या बाकी लोग घूम रहे थे। लेकिन ये बात 2013-14 की है। 2014 में चीन के प्रीमियर ली केक्वांग ने कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक में एक वार अगेंस्ट पॉल्यूशन का ऐलान किया, जो उनकी प्रमुख पॉलिसी मेकिंग बॉडी है। और इसके बाद तुरंत बाद चीन ने एक एयर क्वालिटी प्लान डिक्लेयर किया, एक नई योजना तय की, जिसमें ये लक्ष्य रखा गया कि 2017 तक बीजिंग और उसके आसपास के प्रमुख शहर, जो सबसे प्रदूषित इलाका है चीन का था उस समय, उसमें जो पार्टिकुलेट मैटर है जिसको पीएम कहते हैं, जो कि प्रदूषण का प्रमुख पैमाना है, उसका इस स्तर 2013 की तुलना में 2017 तक 10 से 25% तक घटाया जाएगा। टारगेट रखा गया। भारत में भी कोई टारगेट्स नहीं है कि हमको AQI का स्तर कितना घटाना है। ये
है ये चीज़, आप जब इस प्लान को समझेंगे तो हमें समझ में आएगी। ये कहा, इस लक्ष्य में स्पष्ट रूप से कहा गया कि पूरे बीजिंग जोन में जितना प्रदूषण जोन है, जिस जोन में बीजिंग, शांग्सी और गुआंगझू और पूरा जोन है, इनमें भी बीजिंग में खास तौर पर जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी रहती है, वहाँ पर जो पीएम का या पार्टिकुलेट मैटर का रेशियो है उसे 34% घटाया जाएगा 2013 की तुलना में, लगभग 1/3 से ज़्यादा उसे घटा दिया जाएगा। $270 अरब का प्लान सरकार ने मंजूर किया, जिसमें $120 बिलियन की राशि केवल बीजिंग के लिए रखी गई थी, बीजिंग से की हवा को, आब हवा को दुरुस्त करने के लिए। ज़्यादा दूर की बात नहीं, मैं बहुत पुराना इतिहास नहीं बता रहा हूँ, 2014-2015 की बात है। अब इसके बाद 5 सूत्रीय परियोजना शुरू हुई चीन में। बीजिंग, शांग्सी और गुआंगझू, ये 3 सिटीज़ थे, इनको टारगेट किया गया। इसमें जितने बिजली घर थे, थर्मल पावर के जितने बिजली घर थे, उनको बंद करने की एक समय सीमा तय की गई और वो सारे बिजली घर बंद कर दिए गए, या तो उनको गैस बेस्ड कर दिया गया या उनको कोयले से हटा दिया गया। इसके अलावा स्टील की जितनी फैक्ट्रियाँ थी, फर्नेसेस थी, वो सब बंद कर दी गई, जिससे थोक में पॉल्यूशन होता था। कोयला के जो बॉयलर्स थे, उनके इस्तेमाल से चलने वाली फैक्ट्रियों को बंद करने की समय सीमा तय की गई और उनको अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज दिए गए। प्रदूषण के पारदर्शी आंकड़े जारी करना शुरू किया गया और बेहद सख्त पर्यावरण ऑडिट तय कर दिए गए हर कंपनी, हर उद्योग के लिए कि आपको उन पर्यावरण ऑडिट के नियमों का पालन करना होगा। बहुत लंबी कहानी है, विस्तार में इसमें नहीं जाते, क्योंकि 2014 से चलाया अभियान 6-7 साल तक चला। लेकिन दुनिया आश्चर्यचकित हुई 2017-18 में आकर कि चीन, जिसको 2013-14 में दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में गिना जाता था, उसने अपनी तस्वीर और अपनी आबो हवा कैसे बदल दी। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि दुनिया में प्रदूषण को सबसे कम समय में कंट्रोल करने का सबसे सफल अभियान था। हुआ ये 2017 में, जिसमें नतीजे सामने आए, चौंकाने वाले नतीजे थे, आंकड़े प्रमाणित, प्रतिष्ठित हैं पूरी दुनिया में। बीजिंग की हवा इतनी इस लेवल तक साफ हो गई कि वहाँ पीएम का PM 2.5 बोलते हैं, PM 2.5 का स्तर 2013 के मुकाबले 35% कम हो गया। 2013 में से 35% पीएम का लेवल कम हो गया। और हवा में जो सल्फर डाइऑक्साइड, बेहद खतरनाक सल्फर डाइऑक्साइड थी, जो भारत और बाकी कई जगह भी होती है, उसका स्तर 1998 की तुलना में 93% कम हो गया। जबकि नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि एक और बड़ा प्रदूषक तत्व है जो सांसों में जाता है, उसका स्तर 38% कम हो गया। और इसके साथ जो स्मॉग वाले दिन, जो हम जिसके आदी हो चुके हैं दिल्ली के आसपास, वो स्मॉग वाले दिन खत्म होना शुरू हो गए। 2013 से 2018 के बीच में पूरे चीन की आबादी के लिए जो धूल के कणों वाली हवा थी, यानी पार्टिकुलेट मैटर वाला जो प्रदूषण था, उसमें 42% की कमी आई 2013 से 2018 के बीच में। ये इस अभियान से निकलकर सामने आया। और हुआ क्या इससे, ये सारे आंकड़े किनारे रखें, इससे इस एरिया में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी में औसत 2.2 साल की बढ़ोतरी हो गई, ये माना लैंसेट ने और अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों ने। बीजिंग का एक क्षेत्र है जिसको बीजिंग तियानजिन हेबेई कहते हैं, ये वो प्रीफेक्चर है जहाँ सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। 2013 में ये सबसे कुख्यात प्रदूषित इलाका था। ये माना जाता था कि इस इलाके में सबसे ज़्यादा प्रदूषण है। यहाँ पार्टिकुलेट पॉल्यूशन में 43% की कमी आई। अब आप रैंकिंग देखिए, इस इलाके के लोगों की ज़िंदगी के में तो कम से कम 4 साल बढ़ गए, 4 साल बढ़ गए, ऐसा अध्ययनों ने पाया। 1998 से 2019 तक चीन दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में शामिल था, लेकिन 2020 में टॉप 10 से निकल गया। टॉप 10 से निकल गया। अभी भी काफ़ी प्रदूषण है चीन में, लेकिन दुनिया में टॉप 10 से निकल गया। अब 13वें नंबर पर जो चार्ट आपने देखा, चीन अभी भी प्रदूषित है, बहुत प्रदूषित है, दुनिया में 13वें नंबर पर है। लेकिन चीन ने ये दिखाया कि ज़िंदगी कम करने वाले प्रदूषण को कम करने का रास्ता है, उसे नियंत्रित करने का रास्ता है, उसे कैसे ठीक किया जा सकता है। और इसलिए एक परिवर्तन हम यूरोप में देखते हैं, ग्रीन पॉलिटिक्स के जरिए आया, जहां राजनीतिक दलों ने दबाव बनाकर सरकारों को प्रदूषण कम करने के लिए बाधित किया। और एक दूसरा हम देखते हैं नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में, जो कि डेमोक्रेसी नहीं है, पर चीन ने पूरी दुनिया में इतनी किरकिरी झेली, इतनी लानत मलामत हुई 2013-14 के दौरान कि उससे सीख लेकर चीन ने भी अपने यहाँ ये तो स्मॉग तो ख़त्म कर ही लिया, उसे तो कंट्रोल कर ही लिया। अब आज का बीजिंग उतना प्रदूषित कहीं नहीं दिखता या किसी रेकनिंग में नहीं है जैसा 2013-14 में था। सर, आपकी और जोशी जी की बातचीत तो काफ़ी दिलचस्प होती जा रही है और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी पता लग रहे हैं। लेकिन सर, भारत के अंदर तो ये लड़ाई काफ़ी पुरानी थी, जो कि आप बता रहे हैं 2014 में चीन ने शुरू किया और 4-5 साल के अंदर काफ़ी हद तक काबू पा लिया। भारत में ऐसा कुछ क्यों नहीं हो पाया जबकि इतनी पुरानी लड़ाई चल रही है? ये हमारे लिए सबसे बड़े अफसोस की बात है इस मामले में विपुल, कि
चीन से पहले हम जग गए थे। भारत के लोग शहरी प्रदूषण के मामले में जिस स्मॉग की स्थिति हम आज देख रहे हैं, इसके बारे में शायद सबसे पहले जगह थे एशिया में। जो पूरा आंदोलन 1970 में शुरू हुआ अमेरिका में, उसके बाद के दशकों में यूरोप में आया, भारत में उसकी सबसे पहली गूंज सबसे पहले आई और हम सबसे पहले जगह थे। 1995 में पहली बार MC मेहता ने दिल्ली के प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। पहला केस कहाँ से शुरू हुआ था? 1995 से शुरू हुआ। सुप्रीम कोर्ट सक्रिय हुआ, हर साल सरकार को लताड़ा गया। उस लताड़ने की वजह थी कि पुराने वाहन हटाने पे फैसला हुआ, कुछ एयर क्वालिटी इंडेक्स के पैमाने बदले गए, दिल्ली में कोयले वाले जो प्लांट थे उनको गैस से बदल कर चलाया गया। लेकिन ये सब हुआ सिविल सोसाइटी के कहने पर और अदालत की सक्रियता पर, सरकारों के कहने पर, सरकारों के इनिशिएटिव पर नहीं हुआ। अब क्या है, अगर आप 1995 से आज देखें तो जिस भाषा में सुप्रीम कोर्ट 1995 में लताड़ता था, 2024 में भी ठीक उसी तरह सुप्रीम कोर्ट वही भाषा बोलता है कि हत्या है, ये मर्डर है, ये पाप है। और जब भी ये कहा जाता तब सरकारें कुछ ना कुछ अदालत में जाकर कहती हैं। आप भारत में पर्यावरण बदलने के लिए सरकारों को, सोती हुई सरकारों को जगाने की कोशिश सिविल सोसाइटी और अदालतों की सक्रियता से हुई। सरकारें तो अपने आप नहीं जागी। आज तक किसी राजनीतिक दल ने इसका आंदोलन नहीं किया, इसकी जागरूकता का आंदोलन नहीं किया। इतने बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं देश के ऊपर, तमाम बहस चर्चा करते हैं, पर इस पर किसी ने कोई आंदोलन नहीं किया। जबकि यहाँ जो भी हुआ वो अदालत या सिविल सोसाइटी के जरिए हुआ। जबकि पश्चिम इसका बिल्कुल उल्टा है, वहाँ सरकारों ने अपनी तरफ से एक आंदोलन शुरू किया और जनता को उसमें शामिल किया, उन्हें जागरूक करके लोगों को इसमें शामिल किया गया। जबकि वहाँ पर्यावरण से होने वाले नुकसान भारत की तुलना में बहुत कम है। भारत तो पर्यावरण की तबाही बर्बादी झेल रहा है, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित 5-7 देशों में पर्यावरण शामिल है। लेकिन उसके बाद भी वहाँ की राजनीति ने लोगों की ज़िंदगी कम करने के आंदोलनों को जिंदगी में कम करने के प्रदूषण को राजनीतिक विचारधारा की मुख्य धारा में स्थापित किया। अब आप ध्यान देखिए, 1995 में पहली याचिका से लेकर आज तक, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये कहा है कि आप ये तो मर्डर है और पराली घटाने के लिए योजना लाई जानी चाहिए, तब से 6 लोकसभाएं यानी 6 सरकारें इतिहास में समा चुकी हैं। 1995 से आज तक 7वीं हमारे सामने है। तब से MC मेहता का जब मुकदमा था, उस वक्त भारत दुनिया में प्रदूषित, दिल्ली और दिल्ली के आसपास का इलाका प्रदूषित शहरों की सूची में 4थे नंबर पर था, दूसरे नंबर पर है। हमारी लड़ाई सबसे पहले शुरू हुई और हम कहाँ खड़े हुए हैं और सबसे पीछे हैं, ये हमें दिखाई देता। अभी जो ताजी रैंकिंग आई, ये प्रदूषण, और अब ये रैंकिंग बता रही है कि प्रदूषण ज़िंदगी में 12 साल, हमारे आपके, हम सब लोग जो दिल्ली NCR में रहते हैं, उनकी ज़िंदगी में 12 साल ये प्रदूषण कम कर रहा है। क्योंकि हम लड़ाई कब से शुरू कर पाए, लेकिन हम उस पहले से ज़्यादा हमारे आसपास की आबोहवा खराब हुई और दुरुस्त नहीं हो पाई। सर, लेकिन सुन करके काफ़ी बुरा लग रहा है कि हमने शुरुआत की और फिर भी हम अचीव नहीं कर पाए। आगे कोई उम्मीद दिखती है आपको? अब लोगों, विपुल जी, जब तक हमारी सियासत के एजेंडे पर ये नहीं है, धुआं, आबो हवा और ये सारी चीज़ें नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट रोज़ पूछता है, नहीं तो पराली की समस्या का समाधान करना, सारी राज्य सरकारें मिलकर बड़ी बड़ी स्कीमें लागू कर लेती हैं। किसानों के एक वेस्ट को ठीक करने की, उसके इस्तेमाल की नीति नहीं बना सकती। हम वाहनों की सब्सिडी पर लंबी चर्चा कर लेते हैं कि हमें वाहन पर सब्सिडी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, और विदेश से कंपनियों को बुलाकर उनसे इलेक्ट्रिक वाहन बनवाने चाहिए, और अपने आसपास के धुएं और पॉल्यूशन को लेकर नीति नहीं बना सकते। अगर हमारे राजनीति के एजेंडे में टॉप पर होती तो जो चीन ने किया वो हम भी कर सकते थे। चीन ने ऐसा कोई आविष्कार तो नहीं कर दिया, न किया, काम तो वही है जो सारे लोग उसी तरीके से करते हैं। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत आपको सक्रियता दिखती है वो अदालतों के कारण दिखती है, क्योंकि भारत की राजनीति फिलहाल इतिहास बदलने पे तो जूझती रहेगी, पर वर्तमान बदलने पे शायद वो उतनी सक्रिय नहीं होगी। और इसलिए बेहद ज़रूरी है कि अब भारत की राजनीति के भीतर ग्रीन पॉलिटिक्स का प्रवेश हो, और पर्यावरण से जुड़े हुए मामलों पर, लोगों की ज़िंदगी बचाने जैसे मामलों के ऊपर राजनीति की मुख्य धारा में वो चीज़ें आएँ, उनके कानून बनना शुरू हों, तभी ये जागरूकता होगी। नहीं तो जो असर हम आज देख रहे हैं इसके असर हमें अगले 2 ही 3 साल के अंदर बहुत सारे लोगों के जीवन में दिखाई देने लगेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना ज़रूरी, भारत में पर्यावरण और प्रदूषण, और ख़ासतौर से जो एयर पॉल्यूशन है, वो उस समय बढ़ रहा है जब भारत की आबादी में एजिंग आ रही है। भारत की एक बड़ी आबादी एजिंग की तरफ जा रही है, तो उसके लिए तो ये मौसम
मौसम, स्वास्थ्य सेवाएं खराब होने के कारण, कमज़ोर होने के कारण ये और ज़्यादा बड़ी चिंता की बात है। पर परिस्थिति है वो आपके सामने, हमने ये इस पूरे इकोनॉमिक में एनालिसिस करके बताई कि दोनों हमारे पास दुनिया में सफलता के मॉडल उपलब्ध हैं। हम क्यों नहीं सफल हुए, सवाल हमें खुद से पूछने की ज़रूरत है। बिल्कुल, खुद से पूछने की आवश्यकता है। और आज का इकोनॉमिकम हमारे दर्शकों के लिए तो इंटरेस्टिंग रहेगा, मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ों को आंखें खोलने वाले आंकड़े हैं सर, निश्चित रूप से। और उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता बढ़ेगी लोगों के अंदर, और वो अपने प्रतिनिधियों से कहेंगे कि इन तमाम मुद्दों को लेकर के वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में जो है इसको मुद्दा बनाएं और तमाम जन समर्थन मिले। सर, अर्थात के बाद जरा कुछ एक दर्शकों के सवाल भी आए हैं और वो आपसे कुछ बातचीत पूछना चाह रहे हैं। आदित्य का एक सवाल है और वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या खपत और जीवन स्तर तभी बढ़ेगा जबकि निर्यात बढ़ेगा, क्योंकि अधिकांश राज्यों का निर्यात में योगदान बहुत कम क्यों है, वही समझना चाह रहे हैं। खपत और जीवन स्तर बढ़ने के लिए कमाई बढ़ने की ज़रूरत है, आय बढ़ने की ज़रूरत है। और वो आय चाहे आप भारत अपना सामान बनाकर दुनिया के किसी देश में बेचें या अपने देश के अंदर बेचें, तो एक सीमा से अधिक तो आपके भारत की आबादी की खपत की क्षमता ही नहीं है। तो ये तो साइकिल दो तरह से स्टार्ट हो सकता है, या तो देश के अंदर इतनी खपत हो जाए कि देश में बनाया हुआ सामान देश में ही लोगों को मिलने लगे, या फिर निर्यात किया जाए। तो बेहतर ये होता है कि दोनों स्ट्रेटजीज एक साथ चलाई जाएं। और हमने इन स्ट्रेटजीज की सफलता भी देखी भारत के एक दौर में कि जब भारत ने निर्यात भी किया और उस निर्यात का फ़ायदा डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी मिला, तकनीक आई, बाजार खुले और उसमें जॉब और उसके बाद जॉब्स आए। क्योंकि अल्टीमेटली भारत की इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकॉनमी को चलाने के लिए भारतीय बाजार में खपत का लगातार बढ़ते रहना ज़रूरी है। हर साल एक निश्चित संख्या में लोगों का निम्न मध्यम वर्ग से मध्यम वर्ग में और अति निम्न मध्यम वर्ग से निम्न मध्यम वर्ग में ये जर्नी लगातार चलती रहनी ज़रूरी है, ताकि भारत का मिडिल क्लास बड़ा होता रहे, फैलता रहे। क्योंकि नहीं तो वो जो ट्रैप है, जिस ट्रैप में भारत की अधिकांश आबादी फंसी हुई है, कि वो जिसको आप 300 रुपये या 400 रुपये दिहाड़ी का ट्रैप कह सकते हैं, भारत में 400 रुपये की दिहाड़ी का ट्रैप है, उससे वो नहीं निकल पाएगी। बिल्कुल। मनोज झा जी आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या भारतीय बैंकों में 5 लाख रुपए से ऊपर का डिपॉजिट कितना सुरक्षित है? देखिए, बैंक सुरक्षित हैं क्योंकि भारत में बैंकों को लेकर बैंक समस्या में रहते हैं, संकट में रहते हैं, पर भारतीय बैंक क्योंकि सरकार के बैंक हैं, सरकार की गारंटी है। तो भारत में बैंक रन जैसी चीज़ें हमने सरकारी बैंकों में तो नहीं देखी। बैंक रन हमने देखी कोऑपरेटिव बैंकों में, बाकी जगह देखी। तो आप इस बात के लिए तो आश्वस्त हो सकते हैं कि बीमा के दायरे में आने वाली रकम के बाद की रकम भी बैंकों में सुरक्षित है, क्योंकि सरकारी बैंक है। और दूसरी चीज़ है कि बैंक अपना पैसा सरकार के बॉन्ड्स में डाल रहे हैं, तो सॉवरेन गारंटी उनके पास मौजूद है। तो मेरे लिए इस बात की चिंता नहीं है कि बैंकों में आपकी जमा सुरक्षित है कि नहीं सुरक्षित है। मेरे लिए ज़्यादा चिंता की बात, और आपके लिए ज़्यादा चिंता की बात है कि बैंकों में जो आप जमा रख रहे हैं उस पर आपको मिल क्या रहा है। क्या वो महंगाई को बीट करने वाला रिटर्न है? क्या बैंक आपको वो रिटर्न दे पा रहे हैं? क्योंकि भारत का अधिकांश बैंकिंग उपभोक्ता बैंक में केवल पैसा रखता है, बैंक से कर्ज नहीं लेता है। बैंक से कर्ज लेने वालों की संख्या बहुत छोटी है, और बैंकों का जमा के तौर पर इस्तेमाल करने वालों की क्षमता की संख्या बहुत बड़ी है, और वही बैंक के असली फाइनेंसर हैं। बैंकों की सुरक्षा को लेकर तो अभी ऐसी कोई चुनौती नहीं है। रिजर्व बैंक के आर्किटेक्चर और नियम काफ़ी सख्त हैं इसको लेकर। जी सर, इनकम की बात में क्या कुछ कहेंगे आज आप? साल का समापन करीब है, और म्यूचुअल फंड बाजार में काफ़ी उठापटक उतार चढ़ाव हो रहा है। शेयर बाजार में तो काफ़ी उतार चढ़ाव हो ही रहा। आप देख रहे हैं, विपुल जी आपके सामने हेलो मनी 9 में शेयर बाजार में रोज़ क्या होता है बताते हैं, आईपीओ मार्केट में क्या हो रहा है बताते हैं। म्यूचुअल फंड बाजार इस समय आईपीओ के मार्केट के बीच में थोड़ा सा पीछे की तरफ है। तो इस बार के म्यूचुअल फंड सेंट्रल में हम एक नई चीज़ लेकर आए हैं, जिसे आप ज़रूर देखिए मनी 9 के सुपर ऐप के ऊपर। अक्सर आपको आजकल लोग सलाह देते मिल जाएंगे कि आप बैंक के एफडी में पैसा लगाइए, क्योंकि बैंक के एफडी में बेहतर रिटर्न है। स्वाभाविक सी बात है, बैंक में इस समय 6-6.5% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट में बैंक में लगाया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा भी एक विकल्प है, जहां आप एफडी से थोड़ा बेहतर और ज़्यादा सुरक्षित रिटर्न ले सकते हैं और जल्दी पैसा निकाल सकते हैं। एफडी में लॉकिंग पीरियड लंबे होते हैं, और वो हैं डेट फंड्स। वो कैसे काम करते हैं, डेट फंड्स में कितना रिटर्न है, कौन से अच्छे डेट फंड हैं, लिक्विड फंड्स में कैसे निवेश किया जाए, कैसे आप अपनी उंगलियों पर चुटकियों में अपने पैसों को एफडी की तरह लिक्विड फंड में रख सकते हैं। ये पूरा डेट फंड का जो संसार है वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है, जहाँ पर जोखिम कम है, रिटर्न ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़े रिटर्न नहीं है पर नुकसान भी नहीं है। और आप यहाँ बहुत चतुराई के साथ छोटी अवधि का 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का फंड भी लगाकर बेहतर रिटर्न पा सकते हैं, जो कि आपके सेविंग बैंक अकाउंट में 4-5% पर घिसट रहा होता है, उसे रिटर्न नहीं मिल रहा होता। ये पूरा शो इस बार का म्यूचुअल फंड सेंट्रल का डेट फंड पर है। विपुल जी आपके सामने लेकर आएंगे
देखिए, और भी बहुत सारी जानकारियाँ, सबसे अच्छे फंड्स कौन से हैं, सब महीने में किनके सबसे अच्छे रिटर्न थे, ये सब चीज़ें भी वो आपको बताएंगे और अपने सवाल भी आप पूछ सकते हैं। म्यूचुअल फंड सेंट्रल देखिए और सवाल विपुल जी से हेलो मनी 9 में पूछिए। बिल्कुल। और आपको बता दें रविवार को आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं, लेकिन इसको देखने के लिए आपको मनी 9 के ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरह के एक्सक्लूसिव शोज़ जो है वो सिर्फ मनी 9 के ऐप पर ही उपलब्ध हैं। सर, इस हफ्ते कोई किताब या कोई वेब सीरीज़ जो आप रिकमेंड करना चाहें? बहुत सारी चर्चाएं दुनिया में हैकिंग और डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियों को लेकर हैं। नेटफ्लिक्स के ऊपर एक छोटी सी फिल्म है जिसको ज़रूर देखिए आप, जिसका नाम है साइबर बंकर्स, क्रिमिनल ऑफ द अंडरवर्ल्ड। बेहद दिलचस्प, बेहद रोमांचक फिल्म है और डॉक्यूमेंट्री जैसी फिल्म है। कोल्ड वार, जर्मनी में जो कोल्ड वार के दौर के बंकर्स थे, उनको कैसे साइबर हैकर्स ने अपना अड्डा बना लिया है और वहाँ से वो कैसे हैकिंग के पूरे कामकाज को अंजाम देते हैं, संचालित करते हैं। यदि आप साइबर हैकिंग की दुनिया में रुचि रखते हैं तो आपके लिए बेहद जानकारीपूर्ण सीरीज़ और फिल्म है जिसे आप देख सकते हैं। अंशुमान सर, आज की इस चर्चा में आप जुड़े और इतने यथार्थ विषय को उठाया है कि मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मेरे लिए तो काफ़ी प्रेरणादायी है और हम चाहेंगे कि ये सब चीज़ें हमारी पॉलिटिक्स का हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और तमाम विषयों में बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल इकोनॉमिकम को यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए, क्योंकि आपकी जेब से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण बातें, खबरें आपको यहीं पर मिलेंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।